आज अर्थशास्त्र में हम इकाई 5 राष्ट्रीय तथा संबंधित समुच्चय पाठ 8 समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत धारणाएं जो हैं वो निम्नलिखित है। पहला है उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है एवं जिसका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता, उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे डबल रोटी, मक्खन, दूध, आइसक्रीम आदि। उपभोग वस्तुओं के निम्न प्रकार हैं। पहला है टिकाऊ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जाता है, जैसे कार, टीवी, कपड़े धोने के मशीन आदि टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है। इनका मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है। दूसरा है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए किया जाता है, अर्ध टिकाऊ वस्तुओं की श्रेणी में रखी जाती है, जैसे कपड़े, फर्नीचर आदि। तीसरा है गैर टिकाऊ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं गैर टिकाऊ वस्तुओं की श्रेणी में आती है जिनका प्रयोग केवल एक ही बार करने से वह समाप्त हो जाता है, जैसे दूध, पेट्रोल, सब्जी, डबल रोटी आदि। चौथा है सेवाएं। सेवाएं वे अभौतिक वस्तुएं होती है जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि। तो इस प्रकार से उपभोग वस्तुओं के अंतर्गत उपभोग वस्तुओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहला टिकाऊ वस्तुएं, दूसरा अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, तीसरा गैर टिकाऊ वस्तुएं, चौथा सेवाएं। इसके बाद हम देखेंगे अगला पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन की प्रक्रिया में ऐसी स्थिर परिसंपत्तियां जिनका प्रयोग बार बार होता है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। इन्हें टिकाऊ उपभोग उत्पादक वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट एवं मशीनरी पूंजीगत वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग उत्पादन में बार बार किया जाता है। ऐसा अगला देखेंगे अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं क्या है? अंतिम वस्तुओं का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो उपभोक्ता एवं निवेशक द्वारा वस्तु के अंतिम प्रयोग के लिए उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के लिए एवं उत्पादकों द्वारा निवेश के लिए जो वस्तुएं अंतिम तौर पर उपलब्ध होती है उन्हें अंतिम वस्तुएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई वस्तु अंतिम प्रयोगकर्ता के पास पहुंच जाती है तो उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है, जिसका अंतिम प्रयोग केवल उपभोक्ता या निवेश होता है। अंतिम वस्तुओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं। वह वस्तुएं जो उपभोक्ताओं द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए होती है, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है, जैसे टीवी, डबल रोटी, वकील की सेवाएं आदि। इनका प्रयोग पारिवारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। दूसरा प्रकार है अंतिम उत्पादक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन्हें उद्योग द्वारा आगे और वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहलाती है, जैसे मशीनें, बिल्डिंग्स आदि। यह पदार्थ भी राष्ट्रीय आय के भाग बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुओं का आशय ऐसी वस्तुओं से है जो किसी लेखा वर्ष में उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए अथवा पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती है। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से
मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती है जिनमें एक फर्म द्वारा किसी अन्य फर्म से कच्चे माल के रूप में या पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। जैसे यदि एक फर्म दूसरी फर्म से बिक्री के लिए कमीजें या शर्ट खरीदती है, तब ये शर्ट या कमीजें मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएगी, क्योंकि पुनः बिक्री द्वारा इन कमीजों में मूल्य वृद्धि की जानी है। यदि पहली फर्म एक कमीज को 900 रुपये में खरीदकर पुनः 1000 में विक्रय करती है, तो इस प्रक्रिया में 100 रुपये की मूल्य वृद्धि होगी। इसके बाद हम देखेंगे अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर। ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा से बाहर होती है तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती है। मध्यवर्ती वस्तुएं, ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती है। दूसरा, अंतिम वस्तुएं, इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती। मध्यवर्ती वस्तुएं, इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है। तीसरा, इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु में इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंतिम वस्तुएं नंबर 4, इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि नहीं होती है। मध्यवर्ती वस्तुएं, इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि होती है। नंबर 5, अंतिम वस्तुएं, इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं, इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये थी अंतर अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर। इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक तथा प्रवाह। स्टॉक का अर्थ, स्टॉक का संबंध समय के एक बिंदु से होता है, अर्थात स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली एक मात्रा है। 1 जनवरी 2017 को आपके पास 20 लाख रुपए की पूंजी हो सकती है तथा 18 फरवरी 2017 को 45 लाख रुपए की। ये सभी मूल्य स्टॉक मूल्य है, क्योंकि समय के एक विशेष बिंदु पर इन्हें मापा जाता है। तो स्टॉक का मतलब हुआ किसी निश्चित समय पर मापी जाने वाली मात्रा। उदाहरण, संपत्ति, श्रम बल, बैंक जमाएं, छत की टंकी में पानी, मुंबई व चेन्नई के बीच की दूरी, गोदाम में संग्रहित चावल, किसी देश की जनसंख्या आदि स्टॉक के अंतर्गत आएगी। दूसरा है प्रवाह का अर्थ। प्रवाह के अंतर्गत प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे उचित समय अवधि में, जैसे घंटे, दिन या सप्ताह, माह या वर्ष आदि के आधार पर मापा जाता है, जैसे व्यय, बचत, पूंजी निर्माण, ब्याज, पूंजी ह्रास, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन आदि। इस प्रकार प्रवाह समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है। जैसे कोई व्यक्ति प्रति माह 80,000 रुपये कमाते हैं, तो कोई अपने बैंक में जमा धन पर 8% वार्षिक ब्याज प्राप्त करता है। ये सभी मूल्य मात्राएं प्रवाह है, क्योंकि इन्हें प्रति इकाई समय अवधि में मापा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अगला, स्टॉक और प्रवाह में अंतर। स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है? तो पहला है स्टॉक में अंतर है। स्टॉक से आशय समय के एक बिंदु पर एक चर के मूल्य से है, जबकि प्रवाह से आशय समय की एक अवधि के दौरान चर के मूल्य से है। दूसरा, स्टॉक उदाहरण संपत्ति, श्रम बल, पूंजी। प्रवाह उदाहरण आय, मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण। स्टॉक तीसरा, स्टॉक का समय काल नहीं होता है, जबकि प्रवाह का समय काल होता है। ये थे अंतर स्टॉक और प्रवाह में। इसके बाद हम देखेंगे सकल निवेश तथा मूल्यह्रास। तो सबसे पहले देखेंगे हम सकल निवेश क्या है। सकल निवेश से तात्पर्य पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों, भवनों, उपकरणों के स्कंध में वृद्धि से है, जो भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में
भौतिक पूंजी के स्कंद में होने वाली वृद्धि पूंजी निर्माण कहलाती है। अतः अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाला निवेश सकल निवेश कहलाता है। सकल निवेश में से ह्रास को घटाकर शुद्ध निवेश ज्ञात किया जाता है। इसका हम देखेंगे मूल्य ह्रास क्या है। अचल संपत्तियों या स्थायी संपत्तियों के निरंतर उपयोग के कारण इन संपत्तियों के मूल्य में आने वाली धीरे धीरे कमी ही मूल्यह्रास कहलाती है। सामान्य टूट-फूट एवं अप्रचलन के कारण स्थायी संपत्तियों के मूल्य में गिरावट को स्थायी पूंजी का उपभोग कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से ह्रास को घटाया जाता है। ये थे सकल निवेश और मूल्यह्रास का अर्थ।